मयूर सर आप होस्ट हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। तो जिस तरह से आप लोग सभी जानते हैं कि विंडोज जो है वो एक पेड प्लेटफॉर्म है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ें हमें पेड मिलती हैं और लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी यही चीज़ें होती है कि आप लोगों को वो सभी चीज़ें लाइसेंस में लेनी पड़ती है। मगर आप घर पे अगर उस चीज़ को चलाते हैं तो अगर आप लाइसेंस नहीं भी लेते हैं तो भी आप लोगों के सारे काम चल जाते हैं, क्योंकि घर पे आप लोगों को कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेक नहीं लगे होते हैं, और वो लोग अगर आप अपडेट भी हो रही है सारी चीज़ें तो भी वो मायने नहीं रखती इतनी, क्योंकि वो आप घर से काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल पीसी है। मगर अगर आप यही सारी चीज़ें अगर ऑफिस वर्किंग में वर्किंग करते हैं, है ना, तो लाइसेंसिंग का बड़ा इशू आता है। तो वो लोग जितने भी लॉ एंड कॉन्सेस उन लोगों के होते हैं विंडोज वालों के, वो सभी आप लोगों को पेनल्टी लगाते हैं। इस तरीके से आप लिनक्स विंडोज को जो है वो आप यूज नहीं कर पाते। तो क्या हुआ कि 1991 के अंदर आप लोगों को जैसे पता होगा कि ल्यूइस टॉवर्ट्स थे, तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी एक कम्युनिटी बनाई थी। वो कम्युनिटी भी इसलिए उन्होंने बनाई थी क्योंकि उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई थी जब वो स्टूडेंट थे ना। तो उन्होंने क्या किया था कि यूनिक्स उनको सीखना था। तो यूनिक्स उन लोगों को उन्हें सीखना था, तो उन्होंने क्या किया कि यार परचेस करूंगा मैं यूनिक्स। तो परचेस करने के लिए क्या किया जाए, तो उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं। तो अब $5,000 उन लोगों को चाहिए थे ये सीखने के लिए, या कंप्यूटर खरीदने के लिए, या सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए। तो अब ऑफ कोर्स सारी चीजें ये पेड होती, उस टाइम पे भी ये पेड ही हुआ करती थी। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं क्यों ना ऐसा खुद का एक कोई सॉफ्टवेयर बनाऊं जो कि मैं खुद के लिए तो यूज करूं, और उसके अंदर मतलब एक सभी लोग, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी लोग होते हैं ना, ये सभी उसको फ्रीली यूज कर सकें और उसका यूज भी कर सके और अर्निंग भी कर सके, है ना। ताकि एक तरह से एक समाज कल्याण कहते हैं ना, उस तरह से एक हेल्प होती है। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने करी। अब उन्होंने क्या करा कि इस लिनक्स को उन लोगों ने ना, उनके एक वो थे, सर थे एंड्रयू करके, तो उन्होंने क्या करा कि उनका एक माइनेक्स करके एक सॉफ्टवेयर पहले आता था। उस हाँ, शायद आप लोगों को माइनेक्स से अवेयर होंगे। तो मैनेक्स सॉफ्टवेयर से उन्होंने मैनेक्स सॉफ्टवेयर से आप माइनेक्स सॉफ्टवेयर से आप लोग अवेयर होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि माइनेक्स से एक लिनक्स बनाया, है ना। एंड्रयू ने उन लोगों को उन्हें सजेस्ट किया हुआ था। तो इस तरह से उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया या बनाया, उन लोगों ने डेवलप किया भी कहते हैं हम लोग। तो उसका नाम था लिनक्स। अब लिनक्स में इन लोगों ने क्या किया कि लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बच्चों। लिनक्स होता है कर्नल। अब कर्नल क्या होता है कि आप लोगों ने कर्नल के बारे में अभी कुछ अवेयरनेस है आपको कि व्हाट इज द कर्नल, कर्नल क्या होता है, कर्नल के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कर्नल कैसे वर्किंग करता है। देखो आप लोगों को है ना, अगर आप एज अ बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर आप शायद बीएससी कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो मेरे ख्याल से, राइट? यस और नो? यस यस। हाँ, तो देखिए, अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कर्नल। क्योंकि देखो किसी भी कंप्यूटर साइंस या किसी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कर्नल नहीं होता है तो वो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं। वो इसलिए क्योंकि कर्नल एक बेसिक, आप कह सकते हो कि एक दिमाग है। क्या होता है कि किसी भी हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर को अगर एक कोई सॉफ्टवेयर कोई कमांड दे रहा है ना, तो उसको रन करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए कर्नल की यूज होती है ना। ये अपना मिलिट्री वाला कर्नल नहीं, आप लोग वैसा मत समझना, है ना। तो वो कर्नल को है ना परफॉर्म करने के लिए वो गाइड करता है। कर्नल जो है परफॉर्म करने के लिए गाइड करता है हार्डवेयर को। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा उन लोगों ने कर्नल बनाया, है ना। तो अब इसके अंदर उन लोगों ने क्या किया कि पहले तो ये सिर्फ कमांड लाइन के ऊपर काम करता था। अब कमांड लाइन से उन लोगों ने सोचा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कई चीज़ों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना। स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि हर कोई ना ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मतलब समझ नहीं पाते थे, तो कमांड्स इतनी सारी चलती थी। तो उन कमांड्स को उन्होंने कम करने के लिए इसके अंदर सीमेंस, है ना, और इस तरह से जेएनयू करके जो सॉफ्टवेयर्स आते थे, मतलब कौन से, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, है ना। तो ये उन लोगों ने अंदर डालने की कोशिश करी, फिर इम्प्लीमेंट भी हुए। उसके बाद भी उन लोगों को कई जगह पे सक्सेस मिली, कई जगह पे नहीं भी मिली। फिर भी इन लोगों ने क्या किया कि इसकी प्रैक्टिस इन लोगों ने जारी रखी।
अब जारी रखने के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे फंडामेंटल्स उनके क्रिएट हुए। तो बहुत सारे फंडामेंटल्स क्रिएट होने से क्या होता है कि एक ह्यूज कम्युनिटी बनती है। अब जब कम्युनिटी बन जाती है दोस्तों, तो क्या होता है कि हर बंदे के नए नए आइडियाज आते हैं। कोई कहता है कि सीमेंस में करेंगे, कोई कहता है अलग सॉफ्टवेयर में करेंगे, कोई कहता है कि अपनी नई चीज लेकर आएंगे। तो इन लोगों ने एक वास्ट प्लेटफॉर्म बना लिया, उसका नाम हो गया रेडिट भी हो गया। इस तरह से एक अलग कम्युनिटी बन गई, डेबिन की कम्युनिटी बन गई, डेबिन के बाद इनकी युबंटू की कम्युनिटी बन गई, फेडोरा की कम्युनिटी बन गई, और लिनक्स मेंस की कम्युनिटी बन गई, और काली लिनक्स की कम्युनिटी बन गई। तो क्या होता है कि ये हर बंदे ने अपनी अपनी कम्युनिटी बना ली। कम्युनिटी का मतलब ये आप ये भी समझ सकते हो कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो जैसे अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है साफ, कि जैसे अब आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ये आप लोगों को लिनक्स, ये आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स शो हो रही है? यस सर, यस सर। थैंक यू। देखो लिनक्स Yes, डिस्ट्रीब्यूशन sir. के अंदर सिंपल सा है कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कोई मतलब टर्मिनोलॉजी या ऐसा कुछ नहीं है। जैसे विंडोज के अंदर हम चलते हैं ना, विंडोज के अंदर विंडोज 95, 98, 97 और एक्सपी, देन एक्सपी के बाद अपने कौन सा आता था, विंडोज 7, विंडोज 8, देन विंडोज 10। अभी तक हम लोग ये सारी चीजें जानते हैं कि विंडोज 10 तक हम लोग ऑपरेट कर चुके हैं। तो विंडोज 10 में क्या होता था कि ये विंडोज 10 तक ये उन लोगों की जनरेशन थी जो विंडोज ने बनाई थी। अब लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है ना। हालांकि वो कर्नल है, बेसिकली उसका जो कर्नल है, मगर उसको उसके अंदर इतने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजें डाल दी, अब इसलिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला भी जाता है, और ये गलत भी नहीं। तो फिर हर बंदे ने उस कर्नल के अंदर, ओपन सोर्स था, कर्नल के अंदर छेड़छाड़ करी और उन लोगों ने रेडिट बना दिया। रेडिट के बाद सेंटोस बनाया, सेंट के बाद मेंटोएक्स बनाया, डेबिन बनाया, फेडोरा, युबंटू, काली, बहुत सारे इस तरह से अपने अपने सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप जैसे अभी हम देख रहे हैं कि प्रेरणा मैम है ना, मौसम मैम, मौसम बाबा जी हैं, राहुल सर हैं, तो ये जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी अगर इस लिनक्स से अवेयर हो जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका खुद का एक आपके नाम से सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो अब, और इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। इन लोगों ने क्या किया है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस वाले थे, इन लोगों ने तो फ्री ओएस लिया, फ्री ओएस के फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, इसके अंदर कस्टमाइजेशन करे, खुद के नाम डाले, और इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया इस तरह से। तो रेडिट क्या होता है, रेडिट भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो तो एक पूरी पूरी कंपनी है, फर्म है। आप लोगों ने सुना होगा कि रेडिट के सर्टिफिकेशन भी होते हैं, RHCL, RHC, इस तरह से सर्टिफिकेशंस भी होते हैं। तो लिनक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में और कम्युनिटी पोर्टल के मामले में और अवेयरनेस के मामले में और सर्वर इंस्टांस क्रिएट करने में, ये चीजों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन? रेड हैट। आपने RHCL का नाम सुना होगा ना, ये वही है। तो इस तरह से सबसे मेजर रोल जो है, ये इंटरप्राइज एडिशन भी प्रोवाइड करता है। अगर आप ये सोचें कि अगर यार सर ये तो फ्री ही होगा फिर, पर ये भी फ्री नहीं है। ये फ्री तब तक है जब तक आप इसका एंटरप्राइज एडिशन परचेज नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि आपको इसका एंटरप्राइज एडिशन ही परचेज करना है तब तक आप इसके अंदर वर्किंग नहीं कर सकते। फ्री है, ओपन सोर्स है, दैट मीन्स फ्री। Anyone can do this, their own work and own code inside the Red Hat, inside the CentOS, Fedora, Mentor, etc. अब CentOS क्या होता है? CentOS जो है, जो आप लोगों ने देखा होगा, आपने GoDaddy का नाम सुना होगा, HostGator का नाम सुना होगा, Amazon का नाम सुना होगा, है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वर क्या होता है। तो सर्वर के अंदर जो सबसे ज्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला जो एक सॉफ्टवेयर होता है या OS होता है, उसके अंदर बेसिकली वो लोग देते हैं, फेडोरा देते हैं, है ना, CentOS देते हैं। तो CentOS वो क्यों देते हैं? क्योंकि इसका जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है ना, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब CentOS इसीलिए वहां पे सर्वर इंस्टॉलेशन के अंदर प्रेफर करते हैं ये लोग। और कौन है?
उसके बाद साथ में इसके पहले क्या होता था कि पहले के वर्जन जो सेंटोस के थे, सेंटोस के पुराने वर्जन के अंदर बहुत सारे इश्यूज थे। वो क्या बेसिकली मतलब एक कमांड लाइन के थ्रू ही वर्किंग करता था कि उसके अंदर सारी आपको कमांड लिखनी है और फिर इस तरह से वर्किंग होती थी उसमें। मगर अब क्या है कि जैसे अब मैं सिर्फ गोडेडी की अगर बात करता हूँ तो गोडेडी ने इस सेंटोस के अंदर खुद ने, ये आप रिसर्च कीजिएगा, आपको आपको भी ये चीजें मिलेंगी। सेंटोस के अंदर गोडेडी के जो डेवलपर्स थे उन लोगों ने क्या किया, मिशिगन में ज्यादातर वो लोग बैठते हैं, तो उन लोगों ने ना इस सेंटोस के अंदर ही अपना इसके कर्नल में छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दी। छेड़छाड़ इन द सेंस उन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिए। फिर क्या हुआ इसके अंदर, अब इसका इन्होंने एक जीओआई बना लिया, एक अलग से प्लेटफॉर्म भी इन लोगों ने क्रिएट कर लिया और अपने सर्वर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिए। इस तरह से सेंटोस आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो ये सबसे फाइन और सबसे अच्छा मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर इम्प्लीमेंटेशन माना जाता है ना। अब लिनक्स मिंट की अगर बात करें अपन, ये वाला आपको दिख रहा है ना ग्रीन वाला, तो लिनक्स मिंट क्या होता है, शायद आप लोगों ने, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप लोगों की लैब में लिनक्स मिंट या फिर फेडोरा, इन दो में से कोई एक डला हुआ होना चाहिए। लिनक्स मिंट में क्या होता है कि ये एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि ये पुराने सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट बहुत इजीली हो जाता है ना, नए सिस्टम के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इसका जो जीयूआई होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, वो बहुत ही इजी होता है, मतलब कि एनीवन कैन डू दिस, कोई भी चला सकता है इसको, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है, इसके अंदर रैम भी बहुत कम लगती है, इसीलिए लिनक्स मिंट को ये लोग यूज करते हैं। डेबियन की भी बात करते हैं तो डेबियन भी एक कर्नल ही है। डेबियन को भी आप स्कूल, कॉलेजेस और जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं या छोटी भी होती है या व्हाटएवर जो भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसके अंदर ये डेबियन यूज किया जाता है। फेडोरा, फेडोरा की सबसे बड़ी कम्युनिटी है और फेडोरा भी क्या करता है, फेडोरा के अंदर बहुत सारे अलग अलग टूल्स, इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं और ये इतना इजी सॉफ्टवेयर है कि इसका इंस्टॉलेशन भी उतना ही इजी होता है। अगर आप लोगों ने फेडोरा कभी इंस्टॉल किया हो तो जिन्होंने इंस्टॉल किया होगा वो जानते होंगे कि फेडोरा को इंस्टॉल करने की प्रोसेस इतनी इजी होती है कि वो सीधे सीधे आप नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, है ना, 10-12 नेक्स्ट करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर या फेडोरा फेडोरा ओएस इंस्टॉल हो जाएगा। और फेडोरा को इतना पॉपुलर, फेडोरा अब इतना पॉपुलर हो चुका है कि अगर आपने कोई, अगर आपको इसके अंदर इशू आ रहा है तो आपने इसके जो रेडिट REDIT जो कम्युनिटी होती है उसके ऊपर अगर आपने इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस मतलब कुछ कमेंट्स होंगे या फिर आपके कुछ व्यूज होंगे, अगर आपने वो डाले हैं, इवन आपको कई बार डेवलपमेंट करते टाइम पे इश्यूज भी आते हैं, तो अगर आपने वो भी इम्प्लीमेंट करे हैं ना, इसके ऊपर डालें, तो उन लोगों का इंस्टेंस रिप्लाई आता है। इस तरह से इंस्टेंट भी आता है, कई बार थोड़ा बहुत डिले भी हो जाते हैं क्योंकि कम्युनिटी है, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग, हम इंडियन अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करते हैं, वो लोग फॉरेनर्स हैं तो वो उन लोगों के आप समझते हो ना, डे और नाइट का डिफरेंस होता है, तो इस तरह से एक थोड़ा बहुत लैगिंग हो जाती है चीज़ों के अंदर, मगर वो लोग बहुत अवेयर होते हैं ये फेडोरा की कम्युनिटी पोर्टल्स के ऊपर। अब उबंटू की बात करते हैं। देखो उबंटू क्या होता है कि सबसे डेवलपर्स का एक बहुत ही पसंद किया हुआ या मतलब सबसे अच्छा माना जाने वाला उबंटू सॉफ्टवेयर है। उबंटू में भी पहले है ना, जब आप देखोगे ना तो 2-2 3-3 सीढ़ियाँ आती थी पहले, मतलब जब इसके 8 वर्जन 9 वर्जन जब आते थे ना, एक सीडी हम लोगों को भी प्रोवाइड करते थे जब हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लिया करते थे। मतलब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2013 या 12 की बात बता रहा हूँ, 12 या 13 की बात बता रहा हूँ, 9-10 साल पहले। तो उसमें क्या होता था कि ये एक सीडी फ्री देते थे। अब तो फ्री सीडी का काम ही नहीं, क्योंकि लैपटॉप्स के अंदर ही सीडी ड्राइव्स नहीं होते हैं, कई बार तो सीधी पेन ड्राइव लगाते हैं और सीधे ओएस इंस्टॉल हो जाते हैं। अब उबंटू में क्या होता है कि एक एक सीडी पहले मिलती थी। कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं क्या आप लोग मेरी स्लाइड्स के ऊपर, प्लीज ये आप ना करें। उबंटू क्या होता है, अब उबंटू के अंदर इतना यूजर फ्रेंडली है ये कि एक इस तरह इसको एक मैक, प्लीज आप ये चीजें ना करें। कौन कर रहे हैं आप ये, कोई मेरी स्लाइड्स को बिगाड़ रहे हैं प्लीज। हेलो अंजनी, सर, कोई मेरी स्लाइड्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
अच्छा, हाँ सर मैं देखता हूँ, एक्चुअल में वो होस्ट आप है ना, मैं देखता हूँ कौन है ना। हाँ प्लीज 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 ऐसा नहीं करें, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ हम्म। अब उबंटू उबंटू होता क्या है कि उबंटू के अंदर भी ये सारी चीजें होती है, जैसे दूसरे जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, पर ये डेवलपर्स के लिए यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि इसके अंदर जो सिलेनियम आईडीज होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर इंप्लीमेंट होती है। जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, उसमें क्या होता है कि अब आप सारे, अब जैसे 200 250 500, जैसे टीसीएस है, इस तरह से बड़ी बड़ी ये एसेंचर हैं, है ना, इन तरह इस बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ये लोग इतने सारे विंडोज के लाइसेंस खरीद नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि उबंटू इंस्टॉल करते हैं, और उबंटू क्योंकि ऑफ कोर्स ये फ्रीवेयर यूज है, तो इसको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। जब इंस्टॉल करते हैं ना, उसके बाद जब इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें कमांड लाइन से बहुत इजीली हो जाती है। मैं आप लोगों को अभी इसकी कमांड्स भी बताऊंगा, इसके इंस्टॉलेशंस के तरीके भी बताऊंगा कि ये होता कैसे है। तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला डेवलपर्स का ये प्लेटफॉर्म है, इसका जीयूआई भी बहुत पॉपुलर है ना। तो अब देखो, मैं आप लोगों को ये इंस्टॉल करने, ये आखिर इंस्टॉल होता कैसे है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक सीडी लगा दी, है ना, या पेन ड्राइव लगा दी, और सीधे सॉफ्टवेयर के अंदर F12 किया, शायद आप लोगों को ये पता होगा। F12 करते हैं, डेल दबाते हैं, F2 दबाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलने लग जाती है। पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक डिफरेंट इसका एक वे बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोगों की थोड़ी सी अवेयरनेस और बढ़ जाएगी कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उबंटू हो गया, रेडिट हो गया, लिनक्स मिंट हो गया, या कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको यूज आप इजीली एक ही सिस्टम के ऊपर बिना रीस्टार्ट किए, बिना विंडोज को रीस्टार्ट किए आप यूज कैसे कर सकते हैं। उसका नाम होता है वर्चुअलाइजेशन। ये देखिए, लिनक्स इंस्टॉलेशन की एक बहुत इजी प्रोसेस होती है। मैं आप लोगों को उसकी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, शायद मैंने इसमें ऐड करके रखी है। ये इसका नाम होता है VMware या वर्चुअल बॉक्स। सभी लोगों को दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? हेलो? हाँ ठीक है ठीक हाँ है, मैं सर। समझ गया, मैं समझ गया। आप लोग सभी म्यूट हैं, मैं बोलते रहता हूँ, आप लोग सुनिएगा बस। VMware या वर्चुअल बॉक्स, है ना। तो वर्चुअल बॉक्स क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप मल्टीपल ओएस एक ही सिस्टम के अंदर एक ही टाइम पे चला भी सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और एवरीथिंग जो भी आप लोगों को ठीक लगता है। लिनक्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक ही टाइम पे। अगर आप लोगों के पास मान लीजिए कि विंडोज की मशीन है, अभी मेरे पास विंडोज की मशीन है, इसलिए मैं आप लोगों को इसका एक डेमो भी बता दूंगा। तो विंडोज की मशीन के अंदर अगर आप लोगों ने वर्चुअल बॉक्स, ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका भी कोई चार्ज नहीं लगता। VMware होता है जिसका एक माइनर सा चार्ज लगता है, बट अगर आप VMware फिर ना यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं, वर्चुअल बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें, है ना। और जैसे आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया, देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ माइनर माइनर सेटिंग्स होती हैं, वो भी मैं आपको लोगों को सेटिंग्स भी बता देता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरी न्यू स्क्रीन शेयर। ये आप लोगों को मेरी एक स्क्रीन दूसरी भी दिखाई दे रही है। ये रहा, आप लोगों को ये शायद दिखाई दे रही होगी। सर आपको ये दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर ठीक है। वर्चुअल बॉक्स की मैंने स्क्रीन ओपन कर रखी है। तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं, और ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स के हैं, है ना, क्योंकि हम लाइनेक्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मैं लाइनेक्स की चीजें बताऊंगा आपको। तो ये मेटास्प्लॉइड एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑफ कोर्स, मगर ये मैंने अभी उबंटू फेडोरा ये इंस्टॉल नहीं कर रखा है, मैंने अभी काली लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है। एक्चुअली हमारी जो फर्म है, अकेडमी है, वो साइबर सिक्योरिटीज और इन चीज़ों में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। सो दैट्स वाई मैंने ये काली लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि हम पेरेंटेशन टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें बताते हैं और कंसल्टेंसीज भी लेते हैं। तो मैं आपको ये इसके अंदर ये सेटिंग्स होती हैं। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, ये जनरल सेटिंग्स हैं, इसके अंदर आप लिनक्स और लिनक्स किस में बना हुआ भैया? लिनक्स बना हुआ है डेबियन में, तो यहाँ पे हम डेबियन की सेटिंग्स करते हैं।
ये एडवांस है। विक्टोरियल ये क्या होता है कि इसके अंदर अगर मूवमेंट अगर हमको करना है, क्योंकि क्या होता है कि अब ये प्रॉब्लम्स बहुत बार फेस होती हैं कि अगर हमने कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है तो एक सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं लेके जा सकते। तो उसके लिए क्या करना है, शेयर टू क्लिपबोर्ड और ड्रैग एंड ड्रॉप इन चीजों को ऑन रखना पड़ता है। ये सेटिंग्स हैं, जब आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो आप लोग खुद ही अवेयर हो जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोगों के माइंड में ये चीज रहनी चाहिए। अब रहने से क्या होगा कि जब आप इन फ्यूचर कभी भी वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल बॉक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो सेटिंग्स तो सभी की सिमिलर होने वाली हैं। ठीक है, जो मेन सेटिंग्स होती है, जनरल होती है, सिस्टम होती है, डिस्प्ले होती है, स्टोरेज होती है, ऑडियो, नेटवर्क, सीरियल, यूएसबी, शेयर्ड और यूजर इंटरफेस, ये सारी सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि अब वो जमाने गए कि आप लोग सिस्टम रीस्टार्ट करो और उसके बाद आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो। आजकल मोबाइल का जमाना है। आप लोग ध्यान रखिए कि चीज़ों में बहुत ही क्विकली, अगर आप लोग जैसे अगर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन के जवाब नहीं देते हैं तो भी आप लोगों को मतलब हटा देते हैं ना, तो उस तरह से अगर जल्दी जवाब नहीं दोगे, आ करोगे तो आप लोगों को हटा देंगे। तो इसी तरीके से सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो इसीलिए ये एक वर्चुअल बॉक्स जो है इसी तरह का एक सिस्टम है कि आप लोगों को चुटकी बजाते से सारी चीजें अवेयर होना चाहिए, सारी चीजें याद रहनी चाहिए, सारी चीजें मिल जानी चाहिए एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, बिना कंप्यूटर को रिस्टार्ट किए। अब हम बात करते हैं सिस्टम्स की। सिस्टम में क्या होता है, ये मदरबोर्ड होता है। आप लोगों को मदरबोर्ड तो ये हमारा ही सपोर्ट करेगा, बट प्रोसेसर इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक प्रोसेसर इसको देना है। ये सारी चीजें देखो क्या होता है, इसका नाम ही वर्चुअल बॉक्स है। तो ये सारी चीजें क्या होता है कि ये वर्चुअली असाइन कर लेता है खुद के अंदर ही। तो इसीलिए ये प्रोसेसर भी 1 या 2 या 3 या 4 तक हम ये प्रोसेसर सपोर्ट कर जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 4 सीपीयूज, तो मैंने अभी इसको कितने प्रोसेसर का सपोर्ट देके रखा हुआ है, 2 का। ये वर्चुअली खुद ही के अंदर क्रिएट करता है। एक्सटेंशन कैप, इस तरह से एक्सिलरेशन, है ना, ये मदरबोर्ड हो गए, ये डिस्प्ले हो गए। अगर मुझे इसको कितने जीबी का या एमबी का ग्राफिक यूजर इंटरफेस देना है तो यहाँ पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ। रिमोट डिस्प्ले मुझे देना है या नहीं देना है, रिकॉर्डिंग मुझे इसकी करनी है या नहीं करनी, ये सब इसके अंदर फीचर्स होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, अब क्या होता है कि जब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे इसकी लिनक्स की फाइल देनी पड़ती है। मुझे अभी यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे ये लाइव सीडी, अगर आप सीडी से इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लाइव सीडी करेंगे। अगर आपके पास कोई आईएसओ की फाइल है तो आप यहाँ पे सिंपल सा करेंगे, यहाँ पे ब्राउज करिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, और आप आपकी जो ब्राउजिंग की जो फाइल होगी वो यहाँ पे आप, जैसे मेरी ये न्यू काले लिनक्स 2020 1B लाइव AMD 64 ISO, ये वाली मैंने फाइल इसको दे के रखी हुई थी। तो ये इसी फाइल के थ्रू आज भी रन कर रहा है ना। और जैसे आपने इसको चूज किया, एम्प्टी किया, ओके किया, नेक्स्ट किया, तो ये क्या होगा, इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने लग जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने लग जाएगा, इट मींस ये रन नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ ये होगा कि इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, जैसे आपको बेबी स्टेप्स आती है ना, कि पहले स्टेप ये वाली रहेगी, दूसरी स्टेप आपको मतलब जैसे पहले F12 किया तो आप लोगों को पहले एक इंस्टॉलेशन की स्क्रीन दिखती थी कि हाँ सारी फाइलें कंबाइन हो रही हैं। उसके बाद आप लोगों को हार्ड ड्राइव वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइन करनी पड़ती हैं। कि अब इसके अंदर एक बेनिफिट आपको और बताता हूँ। क्या होता है कि जब व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग द लाइनेक्स, तो लिनक्स में क्या होता है कि एक दो तरह के वो वर्चुअल मेमोरी भी लेता है और एक फिजिकल मेमोरी भी लेता है। फिजिकल मेमोरी तो आपके सिस्टम में जैसे होगी 4 GB होगी, 5 GB, 4 GB होगी, 8 GB होगी, 12 या 16 GB होगी। तो वो वाली मेमोरी तो हम उसको असाइन करते ही हैं। पार्शियली हम क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर एक अलग से स्पेस होती है जिसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क स्पेस। आजकल हार्ड डिस्क भी अपडेट हो गई, वो एसएसडी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि वो आजकल, ऑफ कोर्स मैंने पहले ही आपको बताया कि ये आजकल फास्ट जमाना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम एचएचडी से एसएसडी में कन्वर्ट हो गए। तो एसएसडी के अंदर जितनी भी स्पेस होगी हम आधी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब तो वो हमारा सिस्टम और फास्ट चलने लगेगा, क्योंकि लाइनेक्स में पहले यही चीजें होती थी सबसे ज्यादा, और आज भी कुछ लोगों का कंसर्न यही है कि यार ये बहुत स्लो चलता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या, तो स्लो का कंसर्न यही है कि हम इसको रैम असाइन कर दें या फिर हम इसको हार्ड डिस्क असाइन करते हैं। तो उसका नाम होता है
इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम उसको, जैसे हम लोगों ने 1 GB ये 10 GB हम लोगों ने किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन करी है ना, तो उसके बाद क्या होता है, हम जब एक नेक्स्ट पार्टीशन और बनाते हैं, जैसे हार्ड विंडोज के अंदर आप पार्टीशन बनाते हैं सी ड्राइव और डी ड्राइव, इसके अंदर कोई पार्टीशंस नहीं होते हैं, इसके अंदर फोल्डर्स ही होते हैं। तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमको एक स्वाइप एरिया बनाना पड़ता है। स्वाइप एरिया का मतलब क्या होता है, किसी को पता है स्वाइप एरिया? देखो, स्वाइप का मतलब होता है कि एक हमारी जो एम्प्टी स्पेस है उसमें से हमने इसको रन करने के लिए कुछ जगह दे दी। तो वो क्या करता है कि जब 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 उसको यूज करनी रहती है वो मेमोरी, वो यूज करते रहता है बिना मेमोरी, मतलब बिना आपकी 4 GB 6 GB 8 GB को टच किए। वो क्या करता है, उस स्वाइप एरिया में से वो मेमोरी को यूज करता रहता है। ये आपके लिए एक पॉइंट है जिसको आप याद रखें। देन उसके बाद क्या होता है कि ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पे चला जाता है। अब मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन की प्रोसेस दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मैं हटा देता हूँ अभी, हम दोबारा इसी स्क्रीन के ऊपर आएंगे। अब आप लोगों को मेरी पीपीटी शो हो रही होगी। इस तरह से कुछ शो होता है ना। प्रोसेस टू इंस्टॉल लाइनेक्स और उबंटू, मैंने अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट जो बताए हैं वो उबंटू के बताए हैं, है ना। क्योंकि बेसिकली जो अगर आप लोग कॉर्पोरेट में भी जाओगे तो आप लोगों को रेड हैट कम मिलेगा इंस्टेड ऑफ उबंटू, क्योंकि उबंटू ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर कॉर्पोरेट कंपनी उसको यूज़ करती है ना। और उसके जो सॉल्यूशंस हैं, अगर इसके अंदर कोई बग आ रहा है या फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है या नहीं हो पा रहा है, तो आप स्टैक ओवरफ्लो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है कि एक कम्युनिटी पोर्टल है, उसके ऊपर आप अपनी कमेंट डाल दीजिए, कोई भी सॉल्यूशंस डाल दीजिए, या आप लोगों को कोई किसी के सॉल्यूशंस लेने तो भी आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशंस वहाँ मिलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने उबंटू की बात करी। अब उबंटू के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि विल चूज द इंस्टॉलेशन अलोंग विद द ओएस। अगर आप लोगों को पास कोई ऑलरेडी ओएस है उसके साथ आपको इंस्टॉल करना है, तो आप इसमें इंस्टॉल उबंटू अलोंग विंडोज एनटी और एक्सपी ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको समथिंग एल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को कोई इसके मतलब साथ में एक ड्राइव भी इंस्टॉल करनी है, ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना है और दूसरी ड्राइव को एम्प्टी रखनी है, तो आप उस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस ये समथिंग एल्स वाली, ठीक है। ये होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जिसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क एरिया। जैसे इसमें 8 GB की दिख रही है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको हार्ड डिस्क लिस्ट आ जाएगी कि अगर आपके इसमें एक हार्ड डिस्क लगी है, 2 हार्ड डिस्क लगी है, उस अकॉर्डिंग आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ से आप नए पार्टीशंस बना सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है ना। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके नए पार्टीशंस बन जाएंगे। मैं आपको ये पार्टीशन का तरीका बताता हूँ, है ना। ये स्लैश का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? ext4। अब ये चीज़ आप बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि NTFS और इस तरह के जो पार्टीशंस बनते हैं वो हमारे विंडोज़ में बनते हैं, मगर यहाँ पे हमारे ext4 इस तरह से पार्टीशंस बनते हैं, उनके नेमिंग कन्वेंशंस यही होते हैं। तो इन्होंने 8 GB की एक ड्राइव बनाई और उसके बाद इन्होंने स्लैश लगा दिया। दैट मीन्स ये है कि ये बूटेबल डिवाइस है। मतलब जैसे ये विंडोज़ आप कंप्यूटर का बटन दबाएंगे तो ये हमारी बूट ड्राइव जो रहेगी, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल होने वाला और यहीं से चलेगा, ठीक है। अब ये होता है एक स्वाइप एरिया, जो ये इन्होंने 4-5 कुछ MB का बना के रखा हुआ है, 4 GB के अराउंड इन्होंने बना रखा है ना। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने प्राइमरी तो उसको सेट कर रखा है, मगर यहाँ पे उन्होंने उसको स्वाइप एरिया दे के रखा हुआ है। जैसे ही आपने उसको स्वाइप एरिया किया तो ये क्या होता है, एम्प्टी स्पेस को कवर करने लग जाता है। उतनी एम्प्टी स्पेस मतलब 4 GB की मेमोरी आपने इसको अलग से अलोकेट कर दी। अगर आप लोगों के सिस्टम में मेमोरी कम है तो हालांकि आजकल इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि अब सभी के सिस्टम के अंदर एडवांस हो गए हैं सिस्टम इतने कि किसी के इसमें 8 GB, किसी के इसमें 16 GB 32 GB तक की रैम होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, मगर फिर भी एक चीज़ अवेयरनेस है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी पुराने सिस्टम के अंदर आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ मतलब ज़रूरी रहेगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने उसकी मतलब एक हट बना लिया हम लोगों ने।
क्या किया हम लोगों ने, ये हमारा 6 GB का जो हुआ वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, 4 GB का हमारा स्वाइप एरिया हो गया, मतलब फ्री स्पेस हो गया, है ना। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हम, तो ये हमारा टाइमिंग सेक्शन आ जाते हैं। इसमें हम टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें अलॉट कर सकते हैं कि हम इंडिया में रहते तो हम इंडिया में, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में रहते तो ऑस्ट्रेलिया में, बॉस्टन में रहते तो बॉस्टन के अकॉर्डिंग हम टाइम अलोकेट कर देते, उसको डिसाइड कर देते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज क्या होता है कि ये टाइम फिर गलत दिखाने लगता है। यूज़र क्रिएशन क्या होता है कि अब ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होता है, यूजर बनता है, एक रूट यूजर दूसरा होता है। जब सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं किसी भी उबंटू के, तो वो दो चीजों को मेंशन रखता है। एक आपका मेन यूजर है ना, जिससे आपने, जैसे मैंने XYZ बना दिया या राहुल बना दिया है ना, साहिल बना दिया, हाँ ब्रह्मल बना दिया, इस तरह से मैं कुछ भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, है ना। यहाँ पे भी उसका नेम आ जाएगा, यहाँ पे मेरा पिक नेम जो भी कंप्यूटर का नेम रहेगा वो मैं डालूंगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड डालूंगा, और अगर नहीं करना है तो मैं लॉगिन ऑटोमेटिकली करके नेक्स्ट कर दूंगा, अगर मुझे इसमें कोई पासवर्ड नहीं रखना है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आपके सिस्टम में हमेशा पासवर्ड रखना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी आप लोगों को पासवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह से पासवर्ड्स नहीं रखने हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग अल्फा न्यूमेरिक, है ना, कैपिटल के लेटर्स कुछ बड़े छोटे, है ना, इस तरह से अगर रखते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। कोई आपका पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकता, है ना। इसका मतलब कर नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हमेशा ही नहीं कर सकता है, मगर ये है कि अगर उसको कोई ब्रूट फोर्स अटैक करे, कि बहुत सारे अटैक्स होते हैं, पेन टेस्टर्स जो होते हैं वो हमेशा अटैक करते रहते हैं, इथिकल हैकर्स अटैक करते रहते हैं, हैकर्स अटैक करते रहते हैं, तो आपके पासवर्ड्स क्रैक हो जाएंगे। मगर आप लोगों को पासवर्ड्स उसी तरह के फिर भी सिक्योर ही रखने, 1 2 3 4 5 6 मत डालिएगा कभी भी, है ना। अब ये हमारा यहाँ तक, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे या कंटिन्यू करोगे, आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब आती है वर्चुअल बॉक्स की बारी। वर्चुअल बॉक्स के अंदर जैसे ये सिस्टम कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कि ये अब दिखेगा कैसे, इसका लुक कैसा होता है। चलिए, शायद आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, है ना। ये मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है काली। मेरे सिस्टम के अंदर अभी उबंटू नहीं है, अदरवाइज मैं आपको उबंटू के भी दर्शन करवा देता। अभी ये देखिए, ये काली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके आइकन्स भी कुछ डिफरेंट होते हैं हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो विंडोज़ के सिस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं करता। थोड़ा सा एक इसका वे ऑफ वर्किंग जो है, वे ऑफ कल्चर भी जो है हम कह सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये हमारा फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम मतलब रूट सिस्टम, जैसे विंडोज के अंदर होता है ना, सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, उसी तरह से इसके अंदर एक फाइल सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी फाइल्स होती हैं। मैंने अभी इसको रूट यूजर से लॉगिन कर रखा है। ध्यान रखना दोस्तों, रूट यूजर और जो हमारा जो नॉर्मल यूजर होता है, जो अभी हमने बाहर बनाया है ना XYZ नाम से, वो यूजर डिफरेंट होता है। उसके अंदर हमेशा आप लोगों को रूट यूजर का पासवर्ड डालना पड़ेगा when you are installing, when you are doing something to serious method, like अगर आप लोग उसके अंदर कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करना है, तो आप लोगों को मेन रूट यूजर का पासवर्ड डालना जरूरी है, अदरवाइज आप ऐसे नहीं डाल सकते। क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिनक्स जो है वो बहुत सिक्योर होता है। विंडो, क्योंकि अब सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि विंडोज के अंदर आप अगर किसी ने भी कोई मालवेयर डाल दिया, वायरस डाल दिया, तो उसमें क्या होता है, वो एक वायरस अगर एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है तो वो पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर देगा। अब वो अगर पूरे सिस्टम को इफेक्ट करेगा तो आप ये सोचो कि पूरे सिस्टम के अंदर आपका तो बहुत सारा डेटा है, तो वो डेटा तो सारा वहां चला गया, किसके पास, उस हैकर के पास। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाती है। यहाँ पे प्रोटेक्ट कैसे होती है, ये इसका जो, क्योंकि ये डेबिन में बना हुआ है, इसका कर्नल ही डिफरेंट है, तो क्या होता है, और ये बेसिकली ये क्या होता है कि ये कमांड लाइंस के ऊपर काम करता है। ये ज्यादातर इसमें कमांड्स ही होती है, जीयूआई तो बहुत कम होता है, मगर कमांड्स, टर्मिनल, ये सारी चीजें होती है। तो क्या होता है कि अगर किसी हैकर को अगर विंडोज को हैक करना है तो वो बहुत इजीली 2-4 कमांड लिखेगा और आपके सिस्टम के अंदर वायरस पहुंचा देगा और हैक कर लेगा आपको सिस्टम को। मगर यहाँ क्या होता है कि उसको अगर
2 चीजें भी आपकी हैक करनी है तो उसको 2000 लाइन का कमांड लिखना पड़ता है, तो वो इतनी चीजें नहीं करता कोई भी, इसीलिए ये इसको ज्यादा सिक्योर माना जाता है। और दूसरा ये भी है कि अगर उसने मान लीजिए कि कहीं अगर आपके सिस्टम में फिर भी 2000 उसने कमांड लिख ली, 50,000 उसने कमांड लिख ली और उसके बाद उसने आपके सिस्टम के अंदर वायरस डाल भी दिया, किसमें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस डाल दिया मान लो, तो वो कहाँ इफेक्ट करेगा पता है, वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट करेगा उसी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर जहां पे वो वायरस उसने छोड़ा था, है ना। आपने क्या करना है, उस फाइल को पकड़ना है, उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अगर आपने उस फाइल को डिलीट कर दिया तो वो फाइल वहां से चली गई और उसकी जगह आप नई फाइल बना दीजिए। मगर अगर आप उस फाइल को इधर उधर सिस्टम में घुमाओगे तो दैट मीन्स यही है कि वो फाइल को घुमाओगे तो वो चीज़ें आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएंगी, बजाय कि आप उस चीज़ को अवेयर रखें। इसीलिए मैं बोलता हूँ पासवर्ड्स हमेशा सिक्योर रखें, किसी को ना बताएं, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें होती है, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं आपके, पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स होते हैं आपके, इन चीज़ों को हमेशा आपको सिक्योर रखना ही रखना है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिनक्स का स्ट्रक्चर। बेसिकली लिनक्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी रूट, इसके अंदर रूट, ये हम रूट हैं, ये रूट फोल्डर होता है, सारी चीजें हमारी रूट के अंदर होती है। रूट के अंदर डेस्कटॉप होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं, डाउनलोड होते हैं, नॉक होता है ना, ये मेरे नाम का फोल्डर है, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, एसक्यूएल मैप, ये सारी चीजें मैंने एसक्यूएल मैप वगैरह ये सब मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए आप लोगों को ये चीजें शो हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम बैक जाते हैं, यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि रूट यूजर के अंदर सारी चीजें होती है। अब बैक किया हम लोगों ने तो इसमें ऑप्ट होता है। अब ऑप्ट क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, ऑप्ट के अंदर ये सबलाइम या लैम्प, आप लोगों ने कभी शायद IIS सुना होगा और लैम्प सुना होगा, वैम्प सुना होगा, अपाचे सर्वर सुना होगा। तो वो क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर लोकली आप एक वेबसाइट बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। आपने सुना होगा ना लोकल होस्ट /XYZ या आप लोगों के नाम। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हो कि अपने खुद के एक वेबसाइट बना ली, मोबाइल एप्लीकेशंस बना ली। तो वो सारे फोल्डर्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कहाँ क्रिएट होते हैं, वो इस सिस्टम के अंदर या इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होते हैं, है ना। अभी मेरे पास वो मैंने इंस्टॉल किया नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाता, इस तरह से एक फोल्डर बनता है LAMPP, है ना। ये लैंप बनाया आपने, तो लैंप के अंदर क्या होगा, सारी चीजें इंस्टॉल्ड हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइल सिस्टम के अंदर दूसरी चीजों की। अब इसका GUI बहुत डिफरेंट है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि इसके अंदर कोई सिस्टम 32 का फोल्डर तो है नहीं जैसे विंडोज के अंदर होता है ना। और विंडोज के अंदर सारी फाइल्स हो जाती हैं और किसी भी फाइल को अगर आप डिलीट कर दें तो वो बंद हो जाएगा। इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है, अगर आपने कोई फाइल डिलीट भी कर दी तो वो दोबारा भी रिप्लिकेट हो जाती है ना। या इसको आपको रिपेयर करना बहुत ईजी होता है, आप वापस से अपग्रेड कर दीजिए ये और सारी चीजें क्यों वो अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, देखो अपग्रेड क्या होता है इसमें कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन बेस्ड है। अगर आपने इसमें लिखा कि सूडो, है ना, सूडो का मतलब क्या होता है, सुपर यूजर डू, SUDO, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो ये होता है इसका टर्मिनल, टर्मिनल बोले, कमांड लाइन बोले, जैसे विंडोज के अंदर होता है ना कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, आप लोगों ने देखा होगा कंट्रोल R कर, ये विंडोज R करते हो आप लोग तो आप लोगों को एक टर्मिनल खुल जाता है, ब्लैक कलर की विंडो होती है, C होता है, C के अंदर सारी चीजें होती है। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे टर्मिनल होता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। अब टर्मिनल के अंदर आपने क्या किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने एक SUDO लिखते हैं आप, तो सूडो, सूडो का मीनिंग क्या होता है, सुपर यूजर डू। सुपर यूजर क्या करता है, सारी चीजें, एनीथिंग कैन डू। अब अगर इसके अंदर कोई रूट यूजर होगा ना तो वो सारी चीजें कर सकता है, पर यूजर इसके अंदर सारी चीजें नहीं कर सकता, इसलिए उसको एक परमिशन लेना पड़ती है सुपर यूजर से। इसीलिए यहाँ पे हमें कोई भी कमांड चलाने के पहले SUDO लिखना पड़ता है। जैसे आपने SUDO लिखा, है ना, ये apt-get। अब ये apt-get क्या होता है, किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करने के लिए आपको है ना apt-get इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब apt-get की कमांड लिखनी पड़ती है। अगर apt-get अपडेट कर देता हूं मैं तो ये मेरा जो PC है अपडेट है तो ये अपडेट हो जाएगा, अपग्रेड भी हो जाएगा,
इसी तरीके से मुझे अगर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये मेरे पास सारी दूसरी कमांड्स हैं। मैं आप लोगों को अभी इसकी कमांड्स में भी अवेयर करवाऊंगा। देखिए ये जो कमांड्स हैं ये रही, मैं आपको कमांड्स भी शो कराता हूँ, मैं आपको ये कमांड्स भी लिख के बताऊंगा। और ये सारी कमांड जैसे क्या होता है, यहाँ पे मैंने mkdir मेक डायरेक्टरी, आप लोगों को शो हो रहा होगा ना शायद, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि मुझे काफी देर हो गई, मैं ही बोले जा रहा हूँ, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। हेलो। यस सर। थैंक यू प्रेरणा मैम। यस सर। हाँ थैंक यू। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टरी बनाना सिखाता हूँ। mkdir, देखो कमांड्स है ना, इसकी बहुत डिफरेंट होती है। आप ये मत सोचना मैं आपको सिर्फ बेसिक और जनरल कमांड्स बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों की सिर्फ अवेयरनेस हो जाए कि लाइनेक्स और विंडोज के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं या फिर क्या एक डिफरेंशिएशन होते हैं। ऐसा mkdir, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया और ठीक है, अभी इसने मना कर दिया। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा cd देखो एक कमांड होती है ls, ये क्या देती है आपको? ls का मतलब ये होता है कि आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देती है कि आपके डेस्कटॉप पे या आपके रूट सिस्टम के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए। ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा, कितने फोल्डर्स हैं, कितनी फाइल्स हैं, दैट मीन्स सीधा। अब आपने क्या करना है कि इसको डेस्कटॉप के अंदर मुझे यहाँ पे कोई एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। cd डेस्कटॉप हम बन गए, ये मयूर नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, अपेयर होने लग गई यहाँ पे डायरेक्टरी। इसी तरीके से मैंने अगर यहाँ पे rm किया है ना, और भी मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ, इस तरीके से आप सारी चीजें इसमें कमांड चला सकते हैं। और अगर आप apt get अपडेट करते हैं, apt तो ये हमारा सिस्टम अपडेट करने लग जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये अपडेट कर रहा है मतलब दैट मीन्स ये है कि नए वर्जन के अंदर ये मूव हो रहा है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि आप विंडोज़ में ये सारी चीज़ें कर सकें? नहीं है, क्योंकि विंडोज़ आपसे हर चीज़ का लाइसेंस मांगता है। तो ये जो लाइसेंसिंग होती है, लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लाइसेंस सिस्टम है जो कि आप मार्केट से डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये मेरा सिस्टम अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब अपग्रेड हो रहा है नए वर्जन में, है ना। तो अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और हम बात करते हैं अब दूसरे टॉपिक पे, है ना। अब मैं इसकी स्क्रीन हटा रहा हूँ, मैं वापस से पीपीटी के ऊपर चलता हूँ। वैसे आपको शो हो रही है मेरी पीपीटी? ये होती है इसकी बेसिक कमांड्स जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी ना, जैसे sudo होती है ना, apt get अपडेट होती है, is होती है, cd होती है, pwd होती है, cp होती है, mv होती है, rm होती है, mkdir होती है, हिस्ट्री होती है। देखो ये हिस्ट्री कमांड जो है ना बड़े काम की है। इसमें क्या होता है पता है, अगर आपने टर्मिनल के अंदर सिर्फ इतना लिखा कि हिस्ट्री, तो ये आपको क्या करेगा कि जितनी भी पुरानी कमांड्स आपने चलाई होंगी, कहाँ पर? टर्मिनल में, कमांड प्रॉम्प्ट पे, है ना, इसके लिनक्स के, तो वो आपको सारी हिस्ट्री प्रोवाइड कर देगा, पुरानी जितनी भी आपने चलाई होंगी, पुरानी जितनी। इस तरह से आप लोग सारी कमांड्स को आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारी कमांड्स हैं। अब इसके हम लिनक्स को यूज करना क्यों इतना जरूरी है, हम ये समझते हैं। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि GoDaddy जो है वो सबसे ज्यादा इसको यूज करता है ना। AWS ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसने खुद का ही एक लिनक्स बना रखा है, ओपन सोर्स, AWS ओपन सोर्स। ये आप मार्केट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वर्चुअली ज़्यादा चलता है, क्योंकि क्या होता है, अमेजन क्लाउड सर्विसेज का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो इसको बहुत अच्छे से सुनना आप, कि अमेजन क्लाउड वेब सर्विसेज क्या होती है कि हर चीज का आपको एक वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आपने किसी सिस्टम के अंदर फायरवॉल लगाना है, किसी सिस्टम के अंदर स्विच लगाना है, किसी सिस्टम के अंदर नेटवर्किंग करनी है, तो अभी तक आपने ये देखा होगा
कि नेटवर्किंग करनी है, दैट मीन्स आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार कम्युनिकेशन अगर बिटवीन टू सिस्टम्स अगर हमको करवाना है तो एक लेन केबल जोड़नी पड़ेगी। तो जरूरी है कि लेन केबल जोड़नी पड़ेगी। आप मेल पे भी तो कन्वर्सेशन करते हैं ना, या तो वो भी एक तरह से नेटवर्किंग होगी। पर क्या होता है कि अगर उसके अंदर सिस्टम के अंदर किसी एक वर्चुअली आपको एक, जैसे मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करके बताया था, तो उसके अंदर आपको अगर नेटवर्किंग करनी है, फायरवॉल लगाना है, किसी सिस्टम के अंदर स्विच लगाने हैं, हब्स लगाने हैं। हब्स तो डिवाइस होते हैं और इसके बाद अपने स्विचेस भी डिवाइस होते हैं, 8 पोर्ट 10 पोर्ट 8 पोर्ट 16 पोर्ट, है ना, 32 पोर्ट 64 पोर्ट, इस तरह के डिवाइसेस होते हैं। तो वो इसके अंदर कैसे होगा, है ना, किसी एक सिस्टम के अंदर करना है, आपको कोई डिवाइस नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के अंदर आपको 50 सिस्टम 100 सिस्टम 150 सिस्टम एन नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्ट करने हैं, है ना, विद सिंगल पीसी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक है, बाकी सब में तो डॉस ही चल रहा है। तो क्या करोगे आप? तो उस टाइम पे आपका ये वर्चुअलाइजेशन जो है वो बहुत काम आता है। बहुत सारी कंपनीज, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अगर मैं नाम लूँ तो एसेंचर हो गई, टीसीएस हो गई, तो ये बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि इनके पास है ना ये कंप्यूटर्स के ऊपर सर्वर के ऊपर काम करती हैं। अब सर्वर के ऊपर काम कैसे होता है कि किसी एक सिस्टम के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं और नेटवर्किंग कर देते हैं। तो नेटवर्किंग से क्या होता है कि जितने भी यूजर्स हैं वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। मल्टी यूजर मल्टी टास्क इसीलिए बोला जाता है इसको। लाइनेक्स जो है मल्टी टास्क मल्टी यूजर सिस्टम होता है। एक ही सिस्टम को लेते हैं, उसी के अंदर आईडी पासवर्ड्स ऐड करते हैं और अपना काम चालू करते हैं। दैट मीन्स उनके सिस्टम पे उनके पास हार्डवेयर डिवाइस तो होता है, मगर हार्डवेयर डिवाइस के बाद उनके पास कोई डेटा नहीं बचता, क्योंकि वो जो डेटा है वो जितने डेवलपर्स काम करते हैं या इंजीनियर्स काम करते हैं वो सारा डेटा जाके एक सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। इसीलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ये। आप लोगों को अवेयरनेस इसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब जैसे ये स्टीम है, स्टीम आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग गेम खेलते होंगे तो ये स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या है। स्टीडिया, ये गूगल का स्टीडिया है ना, ये सर्वर्स होते हैं। ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, आपको पता है कि गूगल का जो एंड्रॉयड जो आप मोबाइल चलाते हो वो खुद एक लिनक्स है, वो खुद लिनक्स के ऊपर बना हुआ है पूरा का पूरा आपका मोबाइल एंड्रॉयड, चाहे आपने एंड्रॉयड मतलब कोई भी एंड्रॉयड का वर्जन हो आपके पास। क्योंकि क्या होता है कि वीवो है ना, एमआई है, शाओमी है और सैमसंग है। इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों के मतलब ओपन सोर्स था ये, कर्नल्स उठाए, कर्नल के अंदर इन्होंने अपने इम्प्लीमेंटेशन करे, अपने लोगो डिजाइन करे, अपने लोगो डाले, अपने वर्जन्स बनाए, वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 वर्जन इसी तरह से होते हैं। तो इन्होंने अपने वर्जन्स डाल के आप लोगों को मार्केट में ये चीजें प्रोडक्ट बेचना चालू कर दी। इनकी मदर टंग कौन थी? इनकी मदर टंग एक ही थी, ओपन सोर्स लाइनेक्स। लाइनेक्स के अंदर ही इन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की। हम मैक की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैक एक बहुत ही अलग चीज होती है, हम सिर्फ अभी लिनक्स की बात कर रहे हैं, है ना। अब एसटीडिया भी सारी चीजें अपनी कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है? क्लाउड के ऊपर। सारे सर्वर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होते हैं? लिनक्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। एडब्ल्यूएस कहाँ पे बना हुआ है? एडब्ल्यूएस के अंदर भी पूरा एक वर्चुअलाइजेशन, EC2 इंस्टांस, ये सारी चीजें बनी हुई होती है किसके ऊपर? अमेजन वेब सर्विस क्लाउड सर्विसेज के ऊपर। अगर आप लोगों ने शायद, अगर आप में से किसी को नॉलेज हो अगर अच्छा AWS का, तो आप समझ सकते हैं कि AWS का आज के ज़माने में, मतलब आज की जनरेशन में डेवलपर्स कितना यूज़ करते हैं, है ना। और सारी चीज़ें वर्चुअली अमेजन से कनेक्टेड होती ही हैं। जैसे गूगल से कनेक्टेड होती हैं वैसे ही वर्चुअली सारी चीज़ें अमेजन से भी कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि बहुत सारा क्लाउड के ऊपर जो डेटा हमारा जो जाता है वो अमेजन के ऊपर ही जाता है ना। जिस तरह से गोडेडी पे जाता है अमेजन पे भी जाता है, क्योंकि उसके सर्वर्स जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ये सर्वर्स आपको शो हो रहे होंगे। ये सर्वर बेसिकली क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि सर्वर है क्या? सर्वर क्या होता है कि हार्ड डिस्क के ही ड्राइव्स होती हैं जिनके अंदर स्पेस के लिए हार्ड डिस्क फंसा के रखते हैं वो लोग। जैसे हार्ड डिस्क निकालते हैं आपका डेटा वहां से रिमूव हो जाता है, इन द सेंस उस हार्ड डिस्क को निकाल लिया उन्होंने, अब सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गई। मगर ये ऐसा नहीं कि आपका डेटा नहीं, वो क्या होता है कि डेटा आपका दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर रिप्लिकेट होता रहता है पैरेलली, विद इन नैनो सेकेंड्स के अंदर आपका जो भी डेटा है वो रिप्लिकेट होता रहता है। क्योंकि सिस्टम डैमेज होना, सिस्टम खराब होना, ये एक फिजिकल एंटिटी है, खराब होते रहते हैं सिस्टम्स। मगर साथ में आपका डेटा प्रोटेक्शन इन सर्वर वालों की बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसीलिए मार्केट के अंदर जितनी भी आजकल जॉब्स आ रही हैं, आपने देखा होगा
कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, ये RHCL एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये रेड हैट एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी जॉब्स आ रही हैं आजकल मार्केट में। आप ये खुद देखोगे कि जॉब्स इतनी सारी बढ़ गई हैं कि मैं आपको जॉब बताऊं, ये मैंने एक छोटा सा एक अज्यूम किया था, अभी अपने इंडिया की बात करता हूं मैं, 14,000 से मतलब ऑलमोस्ट 15,000 के लगभग, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक टर्म यूज करी थी, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की इतनी सारी जॉब्स हैं, है ना। और अभी मैं 2020 से 21 तक की बात करूं तो 3.5 बिलियन अभी जॉब्स और आने वाली हैं। इन जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, ये आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के मैं लोगो बता रहा हूँ, इन कंपनीज के अंदर आने वाली हैं। क्योंकि गूगल, नासा का नाम आपने सुना होगा, ऑफ कोर्स HP, डेल, IBM, एंड्रॉयड, ये गूगल, सारी कंपनीज जो भी कर्नल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर ही होते हैं, लिनक्स के अंदर ही काम करते हैं। तो आप लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि लिनक्स आप लोगों के मतलब जो लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है या कर रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज ऑन द लिनक्स। अगर आप मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम की भी बात करें, मोबाइल उसके अंदर भी लिनक्स ही है। तो आप लोग, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि थोड़े दिन के बाद अभी क्या हो रहा है कि लिनक्स अभी बहुत धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है। और क्योंकि इसके अंदर चीज़ें भी इतनी सारी हो रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, कि अभी विंडोज़ जो है उसके 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, क्योंकि अगर आप एक कोई मार्केट से नया कंप्यूटर भी परचेस करते हो या लैपटॉप परचेस करते हो तो उसके अंदर अगर प्री फिल्ड, मतलब उसके अंदर अगर वो लोग OS डाल के देते तो आपसे 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, वो भी आपको बेसिक होम एडिशन डाल के देते हैं विंडोज़ का। मगर यहाँ पे मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप वहाँ से एक डॉस मशीन उठाएं, नेकेड मशीन उठाएं, उसको इंस्टॉल कर लें अपने उसको ले लें और आप इंस्टॉल करें। उसके अंदर उबंटू हो, लिनक्स हो, ये सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, परफॉर्म वही करेगा। तो इस तरह से आप लोगों की उसके अंदर अवेयरनेस भी बढ़ेगी और फ्यूचर के अंदर ये भी होगा, ये भी हो सकता है कि विंडोज़ जो है वो मार्केट से पूरा ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि ऑफ कोर्स जो लोग पैसा देना चाहते हैं, जो लोग यूज टू हो गए हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं विंडोज़ के ऊपर, वो लोग पैसा दे भी देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यूज टू है, कंफर्ट जोन के अंदर है। बट अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं आप लोग, अगर तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि लिनक्स इंस्टॉल करें, लिनक्स के अंदर काम करें, सीखें हाउ टू ऑपरेट द लिनक्स, व्हाट इज द कमांड्स एंड व्हाट इज द सिक्योरिटी इन्हांसमेंट इन इट। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें उसके अंदर सीखते जाएं और इसका फ्यूचर में स्कोप बहुत है। फ्यूचर के अंदर क्योंकि आज भी ये फ्री ही है, आगे भी ये फ्री ही रहने वाला है। इंटरप्राइज एडिशंस कुछ आते हैं तो अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पेरेंटेशन टेस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा रोल हमारा लिनक्स ही करता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी लिनक्स ही रोल प्ले करता है। पेरेंटेशन टेस्टिंग के जितने भी टूल्स आते हैं वो भी काली लिनक्स के अंदर होते हैं। हर लिनक्स का एक अपनी आइडेंटिटी होती है, हर किसी के अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हाँ, हम ये बात नहीं करते हैं कि अगर विंडोज़ के अंदर कोई कंपैटिबिलिटी है, कि जैसे अगर आपने ऑटोकैड ही यूज़ कर लिया तो ऑटोकैड इसके अंदर इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं होती। मगर अगर आप लोगों को बेसिक जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं अगर आपको लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करने हैं तो आप एक वाइन नाम से सॉफ्टवेयर आता है। वाइन का मतलब वो अलग वाइन मत समझ लेना आप, वाइन का मतलब होता है WINE। तो वो वाइन क्या करता है, आप उस अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉल करें और आपकी जो exe होती है, exe फाइल इसमें नहीं चलती, तो इसके अंदर आप exe फाइल को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे इंस्टॉल शील्ड होती है ना, आप लोगों ने शायद अवेयर होंगे इंस्टॉल शील्ड से, उसी तरह के इंस्टॉल शील्ड के सारे प्रोग्राम आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम लोग जब नेक्स्ट सेशन जब करेंगे तो आप लोगों को मैं इसकी जो डीप लर्निंग है, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए या फिर और भी कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स इसके होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है।
तो राहुल सर, सर आप, हाँ अजय सर, हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अब आप बताइए, अगर आप लोगों के स्टूडेंट्स के अगर कोई भी डाउट्स, कमेंट्स, ऐसे कुछ, और मुझे फीडबैक्स दे दीजिएगा प्लीज, अगर इनके कुछ डाउट्स हो, कमेंट्स हो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हर बंदे का आज की डेट में डेटा सिक्योर करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इसी को लेके अवेयरनेस फैला रहे हैं। एक हमारा एक मिशन है कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट उनका डेटा तो सेव कर सकें, एटलीस्ट उनका डेटा तो हमें प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि जो पर्सनल चीज़ें होती है वो पर्सनल ही होती है। पर्सनल का मतलब जनरलाइज नहीं होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि कहीं से भी कुछ आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चला है कि शेयर हो रही हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। ये बच्चों के लिए अवेयरनेस है कि आप लोगों का जो मोबाइल है, चाहे डिवाइस कोई भी आप यूज़ करें, आईफोन यूज़ करें, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ करें, चाहे आप कीपैड वाला यूज़ करें, बट उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी थिंकिंग्स ना डाउनलोड करें, जो कि बहुत सारी मार्केट से आती हैं। कोई कहता है कि इतने लोगों को भेज दो तो तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, तो दैट इज अचीव थिंकिंग। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखें, किसी भी अनवांटेड लिंक्स के ऊपर क्लिक ना करें। ये सिर्फ मेरी तरफ से एक अवेयरनेस थी, क्योंकि बिकॉज आई एम ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि जेसी शील्ड का भी एक हमारा यही एक मोटिव है कि सिक्योरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपका डेटा सिक्योर है तो आप सिक्योर हैं। ठीक है, ओके ओके हर्ष सर। फाइन, और कुछ प्लान करते हैं सर हम, मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा इस बारे में। श्योर सर, श्योर सर। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू वेरी मच। बाय। बाय।